हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के पार्ट थर्ड को। पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। जिनको भी उस वीडियो को देखना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको सारे सेक्शन समझ में आ सकें और सारे चैप्टर आपके एकदम डिटेल में कवर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल है उसकी राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या है अगर उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है एजेंट के द्वारा। एजेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में करता है तो कभी कभी वो प्रिंसिपल को डिस्क्लोज़ नहीं करता है। तो इसके 3 पॉइंट हैं। पहला है द प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस एंड नेम वर डिस्क्लोज। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एजेंट होता है प्रिंसिपल का नाम बताता है थर्ड पार्टी को जब उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसका नेम और एग्जिस्टेंस दोनों चीज़ें जब बताता है तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टेंस मतलब उसका अस्तित्व बताता है कि वो किसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बाउंड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दूसरा है द प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस डिस्क्लोज्ड बट नॉन नेम। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस बताया जाता है एजेंट के द्वारा लेकिन उसका नाम नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल बाउंड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लायबल होगा। तीसरा है नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नेम वॉज डिस्क्लोज। यहाँ पर एजेंट के द्वारा ना ही प्रिंसिपल का नाम बताया जाता है और ना ही उसको डिस्क्लोज़ किया जाता है कि वो किसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसने कोई इन्फॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी को नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंसिपल इस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर एजेंट लायबल होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 231। इसमें क्या कहा गया है, राइट्स ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड। तो पार्टीज़ के क्या राइट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में अगर एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर एजेंट बाउंड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा क्योंकि एजेंट ने अपने अकाउंट में डील किया, प्रिंसिपल के बारे में बताया ही नहीं थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पे लायबल कौन होगा, एजेंट लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर प्रिंसिपल अपने आप को डिस्क्लोज़ भी करता है थर्ड पार्टी के सामने तो भी जो थर्ड पार्टी है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 232 को। इसमें क्या कहा गया है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंट के द्वारा थर्ड पार्टी से और थर्ड पार्टी ने ये माना कि जो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एजेंट नहीं वो प्रिंसिपल है, उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है कि वो एक एजेंट है और वो उसको प्रिंसिपल समझ करके उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं सी एक प्रिंसिपल है यहाँ पे और ए एक एजेंट है और बी क्या है, थर्ड पार्टी है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, एजेंट और ये थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बी जो है ए की शॉप से 1000 का राइस ले लेता है। ठीक है दोस्तों, ए क्या होता है कि पहले से ही बी से कुछ अमाउंट 500 रुपये उधार लिया होता है जिसकी वजह से बी क्या करता है, ए की दुकान से 1000 का चावल जो है राइस ले लेता है। अब यहाँ पे उसको लगता है कि ए क्या है, एक दुकान का मालिक है और वही प्रिंसिपल है, लेकिन वो एक एजेंट होता है, यहाँ पे दुकान का मालिक नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल है, एजेंट है, थर्ड पार्टी है। इसने इससे 1000 रुपये का राइस लिया और ए बी से पहले ही 500 रुपये लिया रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा
कि जो थर्ड पार्टी है वो ए को क्या समझता है, प्रिंसिपल समझता है, लेकिन ए क्या होता है, एजेंट होता है। अब यहाँ पे जो सी है, प्रिंसिपल है, वो ये नहीं कह सकता है कि जो बी थर्ड पार्टी उससे चावल लिया है 1000 रुपये का, उस चीज़ को वो सेट ऑफ ना करे। मतलब 500 रुपये जो एजेंट ने लिए थे उसके लिए वो उसको रोक नहीं सकता है, वो उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। यही कहता है सेक्शन 232। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 230 को। इसमें क्या कहा गया है, एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉट बी बाउंड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एजेंट क्या करता है, हमेशा प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, अपने लिए तो काम करता नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है थर्ड पार्टी को तो वो किसको इन्फोर्स करेगा, प्रिंसिपल को। एजेंट को इन्फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इन्फोर्स कर सकता है एजेंट को भी। तो दोस्तों 3 प्रिजम्पशंस है जहाँ पे एजेंट को इन्फोर्स किया जा सकता है सेक्शन 230 में। कैसे? तो 3 केसेस हैं। पहला है कि एजेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो प्रिंसिपल मान लो कि अब्रॉड में रहता है, रेजिडेंट उसका अब्रॉड में है, तब यहाँ पे किसको इन्फोर्स किया जाएगा, एजेंट को। अगर प्रिंसिपल अब्रॉड में रहेगा तो एजेंट को इन्फोर्स किया जाएगा। दूसरा क्या है, वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल। अगर एजेंट प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता है, उसके बारे में नहीं बताता है कि किसके बिहाफ में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब भी एजेंट को इन्फोर्स किया जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट, नॉन एग्जिस्टेंस और इनकम्पिटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंसिपल है जो इनकम्पिटेंट है, मान लो माइनर है। जब प्रिंसिपल माइनर होता है तब भी एजेंट को इन्फोर्स किया जा सकता है। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 कंडीशन बताई, तीनों में ही एजेंट लायबल होगा। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 233। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 233 की। इसमें क्या कहा गया है, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विथ एजेंट पर्सनली लायबल। तो जो थर्ड पार्टी है जिससे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके क्या राइट हैं अगर वो पर्सनली एजेंट लायबल है तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सेल हिम 100 बेल ऑफ कॉटन, 100 बेल ऑफ कॉटन सेल करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, बी वाज एजेंट ऑफ सी। पता चलता है कि बी क्या है, एजेंट है सी का। ए में सू आइदर बी और सी। तो ए क्या कर सकता है, चाहे वो एजेंट को सू करे या फिर प्रिंसिपल को, वो किसी को भी सू कर सकता है, सूट कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 233। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 234 को। इसमें काफ़ी क्लियर समझाया गया है, consequence of inducing agent that or principal to act on behalf that principal or agent will be held exclusive liable। बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। इसमें ये बताया गया है कि अगर जो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया है कि वो एजेंट को सूट करेगा पर्सनली, या फिर वो ये मेंशन करे कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रिंसिपल को सूट करेगा, तो जिसको भी वो मेंशन करेगा केवल वो उसी को सूट कर सकता है। उसी के लिए वो पर्सनल लायबल होगा, चाहे एजेंट हो या फिर प्रिंसिपल, कोई एक ही होगा जिसको वो बताएगा, दोनों को वो सूट नहीं कर सकता है। जैसे कि एक गुड्स परचेज़र है, उसने क्या कहा कि अगर गुड्स अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला तो मैं एजेंट को सूट करूँगा, एजेंट उसके लिए लायबल होगा। तो इस चीज़ को उसने बता दिया है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर गुड अच्छी क्वालिटी का नहीं निकलता है तो केवल एजेंट को ही सूट कर सकता है, प्रिंसिपल को सूट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि वो एजेंट को सूट करेगा। यही कहता है सेक्शन 234। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 235 की, लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों,
झूठा, बनावटी। तो कोई एजेंट अगर झूठ बोल करके, बनावटी बन करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी से, तो क्या होगा? वेयर अ पर्सन अनट्रूली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एजेंट बट हैज़ नो अथॉरिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी। कोई आदमी अपने आप को एजेंट बताता है लेकिन वो एजेंट होता ही नहीं है, उसने झूठ बोला थर्ड पार्टी से कि वो एक एजेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। देन ही इज़ पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट, प्रिंसिपल कैन बी रेटिफाई एंड सेव द एजेंट इफ यू वांट। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पर्सनली लाइबल होगा, प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल चाहे तो उसको बचा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करके बचा सकता है, उसको वैलिड करार करके उसको सेव कर सकता है वो प्रिंसिपल चाहे तो। अगर नहीं चाहेगा तो एजेंट ही लाइबल होगा। ये कहता है सेक्शन 235। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 236 की। इसमें क्या कहा गया है? पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट नॉट इंटाइटल टू परफॉर्मेंस। अगर गलती से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एज एजेंट के द्वारा, गलत रिप्रेजेंट हुआ है, तो उसे एक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है उस एक्ट को। यही कहता है सेक्शन 236। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेटिफिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रेटिफिकेशन क्या होता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ पर्सन हैज़ डन एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी किसी के बिहाफ में काम करता है बिना उसकी अथॉरिटी के, अगर कोई कार्य करता है, the doctrine gives the person on whose behalf the act is done an option either to adopt the act by ratification or to disown it। तो जिसके बिहाफ में वो काम करता है, जिसकी अथॉरिटी वो नहीं लेता है, तो वो पर्सन जिसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो चाहे तो उस चीज़ को वैलिड करार करके एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो उसकी मर्जी। इसी को हम कहते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब किसी चीज़ को मान्यता देना, उसको वैलिड कर देना। इसके बाद इसका पहला सेक्शन है सेक्शन 196। इसमें क्या है? राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। उस पर्सन का राइट क्या होगा जो उसकी बिना अथॉरिटी के उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो रेटिफिकेशन का इफ़ेक्ट कैसे होगा, कैसे ये काम करेगा? तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अ पर्सन इंश्योर द गुड्स ऑफ अनदर विदाउट हिज अथॉरिटी, द ऑनर में डिफाइड द पॉलिसी। तो कोई पर्सन है, एजेंट है, उसने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है थर्ड पार्टी से और प्रिंसिपल का गुड्स जो है इंश्योर कर दिया है, इंश्योरेंस करवा लिया है बिना उसके परमिशन के। तो अब यहाँ पे जो ऑनर है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या कर सकता है? उस चाहे तो उस इंश्योरेंस को वैलिड करार करके एक्सेप्ट कर ले या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। यही है सेक्शन 196। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 197 को। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। रेटिफिकेशन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक्सप्रेस भी और इम्प्लॉयड भी। एक्सप्रेस क्या होता है? जो किसी रिटन फॉर्म में बताया जाए, एक्सप्रेस करके, बोल करके, वर्डों से, उसको एक्सप्रेस कहते हैं। इम्प्लाइड क्या होता है? जो बिना बोले एज्यूम कर लिया जाता है कि वो चीज़ मान ली गई है, अप्रूव हो गई है। इसको एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं, जैसे कि ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फॉर बी। ए क्या करता है? बी के बिना अथॉरिटी के गुड्स खरीद लेता है। उसके बाद बी क्या करता है? बी सेल्स देम टू सी ऑन हिज ऑन अकाउंट, और बी फिर उसको बेच देता है अपने अकाउंट में। बीज कंडक्ट इम्प्लाइज अ रेटिफिकेशन ऑफ द परचेज मेड फॉर हिम बाय ए। अब यहाँ पे ए ने क्या किया था कि बी की बिना अथॉरिटी के गुड्स लाया, ख़रीदा। अब बी ने फिर उसके बाद क्या किया? उसको बेच दिया।
अब यहाँ पे साफ पता चलता है कि बी ने इम्प्लाइड रेटिफिकेशन दे दी है, कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है इस चीज़ की, तभी उसने उस गुड्स को आगे सेल कर दिया। तो इसी को हम इम्प्लाइड रेटिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि अगर उसे वैलिड करार ना करना होता इस कॉन्ट्रैक्ट को तो वो आगे उस गुड्स को बेचता ही नहीं, उससे ए से बोल देता कि इसे तुम वापस ले जाओ, मैंने अथॉरिटी नहीं दी थी तो तुमने इसे कैसे ख़रीदा। तो ये यहाँ पे हो गया रेटिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 198 को। इसमें क्या कहा गया है, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। तो दोस्तों वैलिड रेटिफिकेशन के लिए, एक वैध रेटिफिकेशन के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल के पास नॉलेज नहीं है तो वो रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, उस चीज़ को प्रमाणित नहीं कर सकता। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय ए पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। अगर उसको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं कर सकता। यह है सेक्शन 198। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 199 को। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। इसमें दोस्तों क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट करता है। हाँ तो दोस्तों सेक्शन 199 में क्या गया है कि अनऑथराइज एक्ट को अगर रेटिफाई करना है, उसका एक पार्ट हम रेटिफाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना पड़ेगा। अ पर्सन कैन नॉट रेटिफाई ए पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विच इज़ बेनिफिशियल टू हिम एंड रिपुडिएट द रेस्ट। तो इसमें क्या कहा गया है कि एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बिना अथॉरिटी के कर लेता है, कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, तो जो प्रिंसिपल है वो किसी एक पार्ट को वैलिड करार करके बाकी को इनवैलिड करके रेटिफिकेशन नहीं कर सकता है। उसको अगर करना है रेटिफाई तो पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना पड़ेगा। किसी एक पार्ट को वो अपने बेनिफिशियल के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए रेटिफाई नहीं कर सकता। यही कहता है सेक्शन 199। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 200 की। इसमें क्या कहा गया है, रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। तो अगर प्रिंसिपल रेटिफाई कर रहा है कोई ट्रांजैक्शन, एजेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें वो थर्ड पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है उस रेटिफिकेशन से तो वो रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। ये है सेक्शन 200। तो दोस्तों इस चैप्टर का रेटिफिकेशन टॉपिक यहीं से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, जिस टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सारे सेक्शन हमने कवर किए हैं और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें और अपने जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बता दें वीडियो के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।